हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो गाइस, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 5वें नंबर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टोटल 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं गाइस, और आज जो है 5वां नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक? तो अधिगम, प्रक्रिया और सिद्धांत, लर्निंग प्रोसेस एंड थ्योरी। इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है गाइस, अधिगम की प्रक्रिया और सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप सभी इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। ये सब जो है गाइस, सब आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और एग्जामिनर जो है वो आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। बाल्य अवस्था में किसी विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये की हो जाएगा, ठीक है। बाल्य अवस्था में किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सी विशेषता होती है किसी विद्यार्थी की? और यहाँ पे बात करें बाल्य अवस्था की, ठीक है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारी। तो देखिए, वो महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। विशेषता तो सभी आ जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण विशेषता इसमें से कौन सी है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आज्ञाकारिता, ठीक है। आज्ञाकारिता मतलब वो आज्ञाकारी है। बालक कैसा है? आज्ञाकारी है, ठीक है। और आज्ञाकारी होना विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ठीक है। आज्ञाकारी जो है वो सबसे बड़ी विशेषता होती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है किसी विद्यार्थी की। और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा गुण भी माना जाता है। आज्ञाकारी होना एक बहुत अच्छा गुण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा दी है, किसने दी है? कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। देखिए, अनुभव होगा आपके पास, ठीक है। अनुभव यानी एक्सपीरियंस, और प्रशिक्षण, अगर आप किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इन दोनों के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन तो होगा ही, और यही जो परिवर्तन होता है इसे ही हम अधिगम बोलते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, ठीक है। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रशिक्षण लेते हैं, ठीक है। और जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको अनुभव मिलता है, और इससे जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है वो क्या हो गया? आपका अधिगम हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या लिया? ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के साथ आपको अनुभव मिला, तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे तो आपके व्यवहार में ऑलरेडी परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक है। और ये जो परिवर्तन होगा इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है वो किसने दी थी? स्किनर ने, हिलगार्ड, गेट्स एंड अन्य, या जेपी गिलफोर्ड के द्वारा? तो देखिए, ये जो परिभाषा थी वो जेपी गिलफोर्ड ने दी थी, ठीक है। कि अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही क्या होता है? अधिगम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, या आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो बहुत सारा लाइन से मिलने वाला है, ठीक है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जितना भी टॉपिक है मैं सारा यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगी, और साथ ही साथ मैं इसका एक मिक्स वीडियो भी लेके आऊंगी जिसमें आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा होगा। चलिए अगला देखते हैं। कोहलर ने किस सिद्धांत का विकास किया था? कोहलर ने कौन से सिद्धांत का विकास किया था? प्रयत्न एवं त्रुटि का, अनुकरण का, अंतर्दृष्टि का, संबंध, प्रत्यावर्तन का? तो कौन से सिद्धांत का विकास किया था कोहलर ने? तो ये हो जाएगा आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्रिया अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है सक्रिय अनुकूलन संबंधी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक? हिलगार्ड, स्किनर, कोहलर,
या थॉर्नडाइक, कौन हो जाएंगे? तो देखिए, सक्रिय अनुकूलन संबंधी जो अधिगम सिद्धांत है वो आपका स्किनर का है, ठीक है। किसका है? BF स्किनर का। BF स्किनर का ये सिद्धांत है, ठीक है। इन्होंने इसका प्रतिपादन कब किया था? इन्होंने 1940 में चूहों और कबूतरों पे क्या किया था? एक प्रयोग किया था, ठीक है। ठीक है, इन्होंने किसके ऊपर किया था प्रयोग? चूहों और कबूतरों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इन्होंने चूहों और कबूतरों के ऊपर एक प्रयोग किया था, जिसमें ये उनको एक डिब्बे में बंद कर देते थे और यहाँ पे खाना रख देते थे, ठीक है। और यहाँ पे वो मशीन लगा देते थे बटन टाइप की, और मान लीजिए यहाँ एक चूहा या कबूतर बैठा देते थे जो अपना आता था, पहले बार में घूमता था और करते करते वो बटन तक पहुंचता था, दबता था, तो यहाँ से उसका जो खाना आना शुरू हो जाता था। तो यही जो क्रिया थी, उसको खा के उसको क्या मिलता था? पुनर्बल मिलता था, तो उसको पुनर्बलन कहा गया, ठीक है। तो ये बार बार करते गए तो इन्होंने क्या पाया? बार बार प्रयोग करने से इन्होंने पाया कि इनकी ग्रहण करने की जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है। पहली बार में जो था कबूतर हो या चूहा, वो पहली बार में बहुत ज्यादा घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था और बहुत देर में बटन तक पहुंचता था। लेकिन करते 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 क्या हुआ कि वो 5वीं बार 6वीं बार में सीधे आके बटन को दबा देता था और अपना खाना यहाँ से खा लेता था, ठीक है। तो ये सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्किनर ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम पूरी तरह एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है। इस सिद्धांत का संबंध खाली स्थान अधिगम के सिद्धांत से है, ठीक है। तो कौन से सिद्धांत से है? संज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारात्मक या निर्माणात्मक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है व्यवहारात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अधिगम पूरी तरह एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है। अवलोकनात्मक मतलब दिमागी क्रियाओं को इसमें जो है वो प्राथमिकता नहीं दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किए कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। कौन सी भूमिका पे बल देंगे? नैतिक पर, शारीरिक पर, सामाजिक पर या आनुवंशिक पर? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, ठीक है। देखिए ये जो सिद्धांत था वो वाइगोत्स्की के अनुसार लाया गया था। उन्होंने कहा था कि जो बालक होता है या जो बच्चा होता है वो किसी वैज्ञानिक की तरह अकेले काम नहीं करता है, ठीक है। वो किसी वैज्ञानिक की तरह अकेले काम नहीं करता है, बल्कि वो अन्य लोगों के साथ मिलकर सामाजिक रूप से सीखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य? विद्यार्थी में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ठीक है। विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए क्या करना है? सक्षम बनाना या योग्य बनाना। यही जो है वो शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक हैं। कौन है धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक? देखिए तो धार्मिक शिक्षा के जो प्रमुख समर्थक थे वो थे आदर्शवादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आदर्शवादी दर्शन में धार्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, ठीक है। जिसमें आपने पढ़ा था कि गुरु शिष्य संबंध, ठीक है, चरित्र निर्माण, गुरु आश्रम, राष्ट्र धर्म रक्षार्थ शिक्षा आदर्शवादी के जो है वो घटक माने जाते थे, ठीक है। तो ये सब चीज किसमें आती है? धार्मिक शिक्षा के जो प्रखर समर्थक वो आदर्शवादी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शिक्षाविद ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया था? किसने किया था?
पिलगार ने, थॉर्नडाइक ने, स्पेंसर ने या रूसो ने? तो ये जो होते हैं वो थॉर्नडाइक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। थॉर्नडाइक जो थे वो सीखने के 3 नियम बताए थे। कौन कौन से? एक तो आपकी तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव, इन सभी को सीखने का नियम बताया था, ठीक है। और सीखने में क्या था कि पहले आदमी सीखने के लिए तत्पर होगा, फिर सीखने के बाद वो क्या करेगा, उसका अभ्यास करेगा, ठीक है। अभ्यास करेगा यानी प्रैक्टिस करेगा, और अभ्यास करने के बाद फिर उसके प्रभावों का आकलन करेगा, देखेगा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये जो 3 नियम थे वो थॉर्नडाइक ने बताए थे अधिगम को लेके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरित्र का विकास होता है, किससे होता है चरित्र का विकास? इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार, नैतिकता, या ये सभी के द्वारा? तो देखिए किसी भी चरित्र का जो विकास है वो इन सभी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बालक है, उसके चरित्र का जो विकास होता है उसमें उसकी नैतिकता, बर्ताव, इच्छा शक्ति, ये सभी जो है वो जुड़ा होता है, सभी जो है वो सम्मिलित रहता है, ठीक है। और इसके साथ ही उसका सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण का प्रभाव भी उसके चरित्र का विकास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनर्बलन सुदृढ़ीकरण का प्रकार के विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। कौन सा करता है इसमें? ये हो जाएगा चर अनुपात सुदृढ़ीकरण, ठीक है। चर अनुपात सुदृढ़ीकरण में क्या होता है कि बच्चों के पुनर्बलन पे इसमें जोर दिया जाता है, ठीक है। पुनर्बलन पे क्या होता है, जब आप जोर देंगे बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो इससे बढ़ जाती है पुनर्बलन से, और वो लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत? देखिए अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके जो मनोवैज्ञानिक है इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो इसमें बर्दिमर, कोफका एवं कोलहर, ठीक है। वो इस सिद्धांत के कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया था कि जब कोई प्राणी संपूर्ण स्थिति को समझ लेता है, सीखने संबंधी जो समस्या आ रही थी वो क्या है, आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव का सिद्धांत क्या है? क्या है रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव का सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? निरीक्षण एवं तर्क का, शास्त्रीय अनुबंध का, समस्या समाधान, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो रूसी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था, ठीक है। किसका सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंध जो था इसमें क्या हुआ था कि कुत्ता, उसकी लार एवं घंटी, इन तीनों का प्रयोग करके जो है वो प्रमाणित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कौन है जिन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोलहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो जोड़ा है वो सुमेलित नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समायोजन। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र है, कौन होता है प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र? इसका आंसर गाइज आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दूंगी। तो ये आपके लिए एक टेस्ट है, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा कि प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र जो है वो कौन है, विद्यार्थी है, शिक्षक है, सत्ता है या सोचना है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? कौन सी शिक्षा है जो वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? यथार्थवादी शिक्षा है, आदर्शवादी है, प्रकृति है या इनमें से कोई नहीं है? कौन सी शिक्षा है जो वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवादी। देखिए जो यथार्थवादी शिक्षा होती है वो विज्ञान, तकनीक और मूर्त विचार पर आश्रित होती है, ठीक है। जिसमें हम तर्क वितर्क करना, भौतिक रूप को यथार्थ मानते हैं और जिससे हम प्रगति और तरक्की करते हैं, ठीक है। तो यथार्थवादी ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? कौन सी विशेषता है जो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? देखिए क्या हो जाएगा। देखिए बार बार ली जाने वाली परीक्षा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। इससे प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, ये भी नहीं है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, ये भी नहीं है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, ठीक है। जो है लचीलापन है, तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, ठीक है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेट फ्लैंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत संबंध है, किससे संबंधित है? नेट फ्लैंडर का शिक्षण संबंधी सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? अंतःक्रिया विश्लेषण, संसाधन विश्लेषण, संस्था या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए नेट फ्लैंडर ने जो शिक्षण संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है, वो 1955 से 1960 के बीच में किया था, ठीक है। इसका जो विकास किया था वो 1955 से 1960 के बीच में किया था। और कौन सा था? ये अंतःक्रिया विश्लेषण था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अंतःक्रिया विश्लेषण। इस तकनीक में उन्होंने क्या बताया था कि शिक्षक और शिष्य के बीच केवल मौखिक अंतःक्रिया ही सीमित थी। मौखिक मतलब बोलकर, ठीक है, अंतःक्रिया वो लोग कर सकते थे, ठीक है। कम्युनिकेशन, सिर्फ मौखिक कम्युनिकेशन थी उनमें, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन, उतनी तक ही उनकी जो शिक्षा थी वो सीमित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाएगा वो? अधिगम का सकारात्मक अंतरण, अधिगम का निरपेक्ष अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण या शून्य अंतरण, क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम का सकारात्मक अंतरण, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है अधिगम के सकारात्मक अंतरण में कि आपने किसी परिस्थिति में कोई ज्ञान सीखा और जो आपने ज्ञान लिया वो अन्य परिस्थिति में आपके काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? इनमें से कौन सा गुण है जो एक अच्छे मानसिक का गुण नहीं माना जाएगा? देखिए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये तो एक मानसिक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण होता है। आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण होता है। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ठीक है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित मतलब डब्बू किस्म का इंसान है, ठीक है। वास्तविकता की स्वीकृति व स्वमूल्यांकन की योग्यता, ये भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का
गुण होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित, बहुत ज्यादा विनम्र है, ठीक है, और स्वयं में सीमित है, ठीक है, स्वयं में सीमित है। तो वो बच्चा क्या होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दब्बू स्वभाव का माना जाता है, तो ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या प्रसार है। तो इसका क्या हो जाएगा, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हम कोई चीज सीखते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या आता है, बदलाव आता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ सीखता है तो स्वयं में क्या आता है, उसे परिवर्तन आता है, इससे उसके व्यवहार में भी क्या होता है, संशोधन होता है, परिमार्जन होता है, ठीक है। चलिए, तो सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, संशोधन है। आगे बढ़ते हैं। वेंटूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम है, क्या क्रम है, इसमें से कौन सा क्रम जो है वो इसमें से सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, वो है अवलोकनात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये जो थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे, जो अधिगम की प्रक्रिया एवं सिद्धांत से लिए गए थे, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया एवं सिद्धांत टॉपिक से रिलेटेड थे। आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।